नमस्कार हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। हिमांशु जी, पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, जो बदलाव शुवेंदु अधिकारी सरकार कर रही है, उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। उनके फैसले आसानी से हजम नहीं हो रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को। अभी आप देखिए कि नंदीग्राम को लेकर एक बड़ा विस्फोटक खुलासा किया है हुमायूं कबीर की पार्टी के उस उम्मीदवार ने, जो खुद नंदीग्राम से मैदान में उतरा था। उसका कहना है कि 100 करोड़ रुपए ममता बनर्जी को मिले बांग्लादेश से सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी को हराने के लिए। अंजू जी, आप देखें तो ये बात कि कोई ना कोई फाइनेंशियल नेक्सस तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी और जमात-ए-इस्लामी का है बांग्लादेश की, ये बात हमने पहले भी कही है। ग्रेटर बांग्लादेश का स्वप्न बनाया, वो बात की थी, तब की थी, और इसके पुरावे, इसके एविडेंसेस अब हमें मिलना शुरू हो गए हैं। अभी नंदीग्राम में शुवेंदु जी को हराने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने बड़े बड़े लिफाफे बांटे। ऐसा आक्षेप आम जनता यूनियन पार्टी, जो हुमायूं कबीर की पार्टी है, उसके नंदीग्राम के जो उम्मीदवार है शाहिदुल हक, उन्होंने किया है कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए लोगों में बांटे गए। अभी 100 करोड़ रुपए एक विधानसभा क्षेत्र में आप बांटते हो, मतलब एक कवर में कितने पैसे होंगे, आपको ये सोचना पड़ेगा। ये 1000-2000 की बातें नहीं हो रही है, मगर नंदीग्राम के वोटर्स ने इस बारी क्या किया कि वो भी शाहिदुल हक बता रहे। वो कहते हैं कि नंदीग्राम के वोटर बड़े स्मार्ट निकले। उन्होंने टीएमसी के पैसे तो ले लिए, वो बड़े बड़े कवर 10-10 हजार, 15-15 हजार के वोट के जो कवर होते हैं वो तो ले लिए, मगर वोट जाके शुभेंदु दास को दे दिया, तो परिवर्तन आ गया। तो ये प्रैक्टिस, और उससे भी ज्यादा ये जो नेक्सस है बांग्लादेश के पैसों का, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार को आते हुए पैसे और ममता ने की हुई जमात उल इस्लामी को मदद। अंजू जी, ये 100 करोड़ रुपए एक विधानसभा सीट के लिए जब आते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये सीट उनके लिए बहुत महत्व की है। और आप याद कीजिए, यही नंदीग्राम की सीट थी जहां पर ममता पिछले चुनाव में भी हार चुकी थी। तो ममता जी के नाक का सवाल था, उसके साथ में उसके बांग्लादेश में बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं के नाक का भी सवाल था। उन्हें यह सीट किसी भी हिसाब से छोड़ हारनी नहीं थी। शुवेंदु अधिकारी को कहीं ना कहीं से, किसी भी प्रकार से, ये न प्रकार जो हम बोलते हैं, उसी तरह उसको हराना था। तो एक सीट पर 100 करोड़ रुपए आए, तो मेरे हिसाब से, और मुझे जहां तक लगता है कि पूरे चुनाव में तो 1000-1500 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल में ही उड़ा दिए होंगे ऐसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे हुए आकाओं ने। और आप ऐड कीजिए इसके साथ में कि 2024 के चुनाव के लिए भी आईएसआई ने 1600 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करवाई थी, और कितने पैसे कहां पर किन किन को दिए गए वो कहने की जरूरत है नहीं। तो यहां पर नंदीग्राम में अगर 100 करोड़ आते हैं, तो कोलकाता के भवानीपुर में कितने आए होंगे, कितने पैसे खर्च किए होंगे अंजू जी? इसका तो हिसाब मिलते मिलते मिलेगा। हुमायूं कबीर की पार्टी का नेता ये तो कह रहा है कि तुरंत शुवेंदु अधिकारी को गिरफ्तार करवाना चाहिए, अभिषेक बनर्जी को। नहीं, पैसे ही वो संभालता था, ममता बनर्जी के लिए नहीं, टीएमसी के पैसे ही वो संभालता था, भाईपो। तो भाईपो को अगर जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे आप, तो ये इनकी तो मांग आ गई। हर जगह से, हर एक चीज में केंद्र स्थान भाईपो आता है। उसकी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल का टीएमसी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, नाणाकीय व्यवस्था पूरी की पूरी भाईपो के हाथ में रहती थी। तो भाईपो को पकड़ना अब बहुत जरूरी हो गया है, और टीएमसी का विपक्ष भी वो मांग कर रहा है।
अब शुवेंदु अधिकारी जी को अपना काम करना चाहिए। और शायद इसीलिए बड़ी दर्द हो रही थी बांग्लादेश में बैठे हुए जमात के आकाओं को, क्योंकि इतना पैसा अगर फूका है उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता को चुनाव जिताने के लिए और वो सारा स्वाहा हो गया, तो इसीलिए लोग आ रहे थे ना सड़कों पर उतरकर, वहां पे रैलियां निकाल रहे थे ममता के पक्ष में। हाँ, ममता के पक्ष में रैलियां ही निकालनी पड़ेगी ना। अब तो रैलियां निकालने के सिवाय बचा क्या है उनके पास? एक तो बांग्लादेश के अंदर खुद पैसे की इतनी किल्लत है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, और ऐसे में अपने जो घोड़े के ऊपर उन्होंने दांव लगाया था वो घोड़ा रेस में हार गया बुरी तरह से। पश्चिम बंगाल की प्रजा ने, ये घोड़ा कहो कि घोड़ी कहो, जो कहो, उसको बुरी तरह हरा दिया। उसको सीधा कहे तो लोगों में फिर से आने के काबिल भी नहीं छोड़ा कि एक विपक्ष के तौर पर, मजबूत विपक्ष के तौर पे वो बाहर आके पहले दिन से अपने आप को प्रस्तुत कर सके। वो स्थिति में भी ममता और उसके भतीजे को बंगाल की प्रजा ने छोड़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश वाले तो अपने आप रोएंगे। उनके लिए तो ये पैसे अब डेड इन्वेस्टमेंट हो गए। ये इन्वेस्टमेंट ऐसा हो गया कि जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कभी आना नहीं है। जमात ने बांग्लादेश के सरहदों के ऊपर जीती हुई जो सीटें हैं वो सीटें नलीफाई हो गई, पूरी की पूरी बिना मतलब की हो गई, क्योंकि इस बाजू भारत की तरफ सरहद पे पूरा भाजपा जीता हुआ है। तकरीबन 65 से 70% जगहों पर भाजपा का भगवा वहां पर सरहद पे लहराया है। तो उनके लिए तो ये आवागमन बंद हो चुका है, और ऊपर से अब हमारे सरहदी दल जो है वो अपनी कामगिरी में लगे हुए हैं। सरकार ने जमीन भी आवंटित कर दी है, तो 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। फिर उनके लिए यहां आके किसी के बोगस कार्ड के ऊपर, आधार कार्ड के ऊपर या चुनाव के कार्ड के ऊपर आके वोट करके वापस जाना भी मुमकिन नहीं होगा। ये जो बड़ा रोना पीटना है ना, वो इसके लिए है कि अब भविष्य में भी ये नहीं कर पाएंगे। ये बारी तो नाकाम हो गए, चलो फिर से करेंगे, मगर वो फिर से करने का मौका भी अब उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो रास्ता था उसमें ऐसे अवरोधक डाले गए हैं कि आप रास्ते से आगे ही नहीं जा पाओगे। अंजू जी, ये स्थिति हो गई है। सर, अब तो हालात ये हो गए हैं कि आप देखो कि टीएमसी के दफ्तरों से फर्जी वोटर आई कार्ड मिल रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड मिल रहे हैं, पैन कार्ड मिल रहे हैं, जमीन के दस्तावेज मिल रहे हैं फर्जी। तो आप सोचिए कि ममता बनर्जी ने किस तरह का पूरा फर्जीवाड़ा कर रखा था सर। इसका मतलब है कि जो भागकर चले गए थे बांग्लादेश, जब एसआईआर हो रहा था और एनआरसी का रोना रोने लगी थी ममता बनर्जी, तो सारे इनके वोटर दौड़कर पहुंच गए बांग्लादेश, सीमा क्रॉस करके अपने पूरे के पूरे आई कार्ड तो यहीं छोड़ गए सर। राशन कार्ड फर्जी मिले सर। अब सोचिए किस तरह से ममता बनर्जी तुष्टीकरण का कार्ड खेल रही थी अपने उन जमात के भाइयों को खुश करने के लिए। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक पूरे इंसान की आइडेंटिटी को आकार दिया जाता था। एक आधार कार्ड बनता था, एक वोटर कार्ड बनता था, एक राशन कार्ड बनता था, और वो बंदा जो सरहद से अंदर आता था, घुस के अंदर आता था, घुसपैठ करके अंदर आता था, उसका नया नवीन नामकरण होता था। और वो नामकरण कैसे होता था? वो नामकरण जो आधार कार्ड और जो भी कार्ड, जो भी दस्तावेज जो पिछले 15 सालों में खत्म हो जाने के बाद जो बोगस होते हैं, जिसको फाड़ देने होते हैं, नए दिए गए हैं जिसके अवेज में, वो नाम, जो नामधारी होता था, वो ही नाम से एक घुसपैठिया आके वोट करके जाता था। ये चक्कर अभी तो बहुत स्पष्ट हो गया। बर्धमान जिले से जिस प्रकार से एक बीएलओ के घर के बाहर जिस प्रकार से 100 आधार कार्ड और 100 दूसरे दस्तावेज मिले, और उसका स्पष्टीकरण क्या है, वो स्पष्टीकरण में से ही इसका आंसर मिल जाता है, हमें जवाब मिल जाता है। वो औरत ने क्या कहा है जो बीएलओ रह चुकी है,
कि 15 साल तक मेरे पास जो कार्ड खत्म हो गया है, मैं जिसके अवैध में नया कार्ड देती हूं, और पुराना कार्ड मैं किसी जगह पे जमा नहीं करती थी, अपने पास इकट्ठा करती थी। और मैंने ऐसे कार्ड इकट्ठे करके रखे थे। किसके लिए भाई? टीएमसी के शासन में उस शासन के आंकड़ों को देने के लिए कि जो सरहद से घुस के आता है उसको आपको नई आइडेंटिटी देनी है, पहचान देनी है, तो ये कार्ड का उपयोग करो। और इसी प्रकार से काफी लाख लोग घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले 15 सालों में घर बना के बैठे थे। अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि ये डुप्लीकेट एसआईआर आया, जो डुप्लीकेट नाम कट गए। जो सही आदमी था वो आके वोट करके गया कि किसी का नाम कलकत्ता में है, किसी का नाम वर्धमान जिले में भी है, वही नाम, तो वर्धमान जिले वाला कट गया, तो वो घुसपैठिया पकड़ा जाता है। तो इसी प्रकार से ये पूरा नेक्सस टूट रहा है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा ना कि ये विधवा विलाप कब होता है? जब घर का मुखिया मर जाता है। तो ये चुनाव में टीएमसी के घर का मुखिया मर गया है, ऐसा कहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि टीएमसी की जो मुखिया वही चुनाव हार गई 2-2 जगह से हिमांशु जी। तो फिर तो उनका जो मुखिया है जब वही नहीं रहा तो फिर रोना पिटना तो होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि किस तरह से ममता बनर्जी पर जो आरोप लगे, जिनके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है हाल फिलहाल में, कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहती थी ममता बनर्जी। इस बार अगर चुनाव जीत जाती तो वो ये खेल करती, और शायद इसीलिए हजारों करोड़ की फंडिंग उनको वहां से जमात की तरफ से हो रही थी, पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, ताकि वो चुनाव जीत जाए और उसके बाद ही अपना कांड कर ले। नहीं, वही तो बात है ना। देखिए, जमात की तरफ से पैसे आते थे, जमात एक सोर्स था, तो जमात का सोर्स क्या था? आईएसआई। आईएसआई की फंडिंग जमात के पास आती थी। जो घनिष्ठता पिछले 3 सालों में जमात के साथ में और यूनुस की सरकार की पाकिस्तान की सरकार से बढ़ी थी। और आपने देखा कि हर महीने 2 महीने में आला अफसर पाकिस्तान के बांग्लादेश की मुलाकात लेते थे। बांग्लादेश के ट्रेन भी आवागमन शुरू हो गया था। तो ये पैसे आते तो थे, और आते कहां से थे? और उन्होंने एक दाव लगाया, ग्रेटर बांग्लादेश की जो बात हो रही थी उसके लिए उन्होंने, जिसे कहे ना कि उन्होंने गोड़ चटाया, किसको? सीआईए को भी, कि आपकी मंशा को भी हम साकार कर देंगे। तो सीआईए ने भी अपनी मदद की होगी। तो काफी जगह से पैसे आके पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में खर्च हुए हैं। आप मुझे ये बताओ कि स्वयंभू तौर से जिस राज्य के अंदर 93-95% लोग बाहर आके वोट करते हैं, उन लोगों में से अगर आप खाली 20 को 100 में से 20% को डरा के धमका के किसी न किसी प्रलोभन से घर में रहने को मजबूर कर दो वोटिंग के दिन, तो परिणाम कैसे आएगा? अलग सा परिणाम आएगा। और यही चीज टीएमसी पिछले 3 चुनावों से करती आई। वो जो जीतते थे इसी के बदौलत जीतते थे। जो बुमाबुम कर रहे थे, रोना रो रहे थे कि एसआईआर में इतने नाम कट गए, इतने लाख नाम कट गए, 78 लाख या क्या नहीं, मगर वो 78 लाख में से कटने के बाद अगर समझ लो वो 78 लाख होते, वैसे के वैसे होते, एक आंकड़ों की तरह देखे, और फिर भी 93-95% वोटिंग होती, तो क्या हासिल होता उनका? और समझ लो कि सुरक्षा बलों ने धांधली नहीं होने दी होती। जैसे इस चुनाव में सुरक्षा बलों ने वो बात को सुनिश्चित किया कि हम धांधली नहीं होने देंगे। जब धांधली नहीं होगी तो प्रजा मुक्त मन से बाहर जाके वोट करेगी। बिल्कुल। मगर जब मेरे और आपके जैसे आम आदमी को आके तृणमूल के गुंडे धमकी देके जाएंगे कि मुझे पता है तेरी 2 बेटियां कहां पढ़ती है, एक बाप के लिए ये बात सहन करनी और उसका सहज विचार न करना कि ये तो खाली धमकी थी, वही बहुत बड़ी बात होती है।
और पश्चिम बंगाल में ये घटनाएं घटती मैंने देखी है। सर एक बाप को बोला जाता था। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई तरीकों से लोगों को डराया धमकाया जाता था। अभी जहां पर 21 तारीख को मतदान होना है, वो फाल्टा सीट जो ममता बनर्जी के राइट हैंड जहांगीर खान जहां से चुनाव लड़ रहा है, अभिषेक बनर्जी का भी राइट हैंड है, वहां पर देखिए जो सीपीएम का उम्मीदवार है वो कन्विंसिंग कर रहा है। उसने बीजेपी को धन्यवाद किया है, शुवेंदु अधिकारी को धन्यवाद किया है कि वो जिंदगी में पहली बार कैंपेनिंग कर पा रहा है। इससे पहले कभी वो कैंपेनिंग नहीं कर पाया था क्योंकि जहांगीर खान के गुंडे उनको डरा धमकाकर घर के अंदर बंद कर देते थे। तो आप सोचिए माहौल तो बदला है ना। और जहांगीर खान के गुर्गे तो कहीं पर कन्विंसिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, उसका तो दफ्तर खाली नजर आ रहा है। जहांगीर खान गायब है। मगर ये देखिए, ये फाल्टा सीट की बात कर रहे हैं आप, विधानसभा क्षेत्र की। अंजू जी, फाल्टा क्षेत्र में डेमोग्राफी जो है ना, वो हिंदू बहुल है। मजे की बात यह है 55-60% हिंदू वोटर है वहां पर, और फिर भी ये 20-25% गुंडे मवाली वहां पर आतंक का साम्राज्य फैला के लोगों को घर के बाहर ही नहीं निकलने देते थे। बाहर निकलते थे तो कहते थे आपका नाम क्या है, पूछ लेते थे, और फर्जी दस्तावेज के आधार पर उनके नाम का वोट डाल दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में पहले के चुनाव में अगर आपको आपके मृत माँ बाप से मिलना है तो वोटिंग के दिन चले जाइए, क्योंकि उनके नाम का वोट डेफिनेटली दिया गया होगा। और यही बात होती आई है। फाल्टा की बात जो आप कर रहे हैं ना, ये जो सीपीएम के उम्मीदवार बता रहे हैं, 2011 में पहली बारी जब ममता बनर्जी जीती, वो लास्ट टाइम था जब सीपीएम ने वहां पर कैनवासिंग किया था फाल्टा के अंदर। उसके बाद सीपीएम की कैडर ने किसी भी और राष्ट्रीय पक्ष को, किसी भी और राजकीय पक्ष को वहां पर कैनवासिंग नहीं करने दिया। ये पहली बारी है कि फाल्टा में जब यूपी के आईपीएस अधिकारी जाके बैठे और जहांगीर खान को जिस तरह से चैलेंज किया गया और 4 तारीख का जो परिणाम आया, उसके बाद जहांगीर खान का अता पता नहीं है। उसके बाद वहां पर माहौल ये हो गया है कि एक आम भारतीय मतदार क्षेत्र की तरह विविध उम्मीदवार अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है फाल्टा के लिए। फाल्टा की प्रजा ने, जिन्होंने 4-4, 5-5 बारी वोट डाला है, उन्होंने भी कभी इस प्रकार का फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी बात है अंजू जी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ममता बनर्जी को दर्द भी हो रहा होगा क्योंकि ममता बनर्जी कन्विंसिंग करने खुद नहीं जा पा रही है फाल्टा में। और दूसरी तरफ सर आप ये देखिए कि ये जो कोलकाता का पार्क सर्कस एरिया है, वहां पर क्या हुआ, वहां पर शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़ने दी गई, उसको लेकर इन्होंने रविवार को कितना हंगामा मचाया, और पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर इन उपद्रवियों ने वहां पर हंगामा किया, पुलिस के साथ मारपिटाई की। उसके बाद तो रैपिड एक्शन फोर्स को वहां पर बुलाना पड़ा। तो ये सब क्या कर रहे हैं सर? ये ममता बनर्जी की पार्टी के लोग अभी भी इन शांति दूतों को भड़काने में लगे हुए हैं। पहले ये शांति दूतों को उकसा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम अभी कुछ नहीं करोगे तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। यही मौका है। भले उनकी सरकार आई, मगर सिस्टम तो हमारा है ना, हम निपट लेंगे। तो ये जो शुक्रवार के दिन रास्ते पे जाके नमाज पढ़ना, ये आपने कहां देखा? भारत में 1-2 जगह पे ऐसी घटनाएं हुई और पुलिस ने उनके पिछवाड़े पे जब डंडे मारे, वहां भी बंद हो गया। वो खाली दिखता था नियमित तौर पर पश्चिम बंगाल में और ज्यादा करके कोलकाता में। ये जो पार्क सर्कस जो एरिया की बात कर रहे हैं आप, हाईली 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 कंजेस्टेड कमर्शियल हब, और चारों तरफ से 200-250 लोगों ने घेरा, रास्ता रोक के नमाज पढ़ेंगे। आपकी हिम्मत नहीं है टीएमसी के राज में कि कोई पुलिस वाला उनको खड़ा भी करे, मगर इस बारी पुलिस ने आके उनको खड़ा भी कर दिया, नमाज भी नहीं पढ़ने दिया और मारा। तो आक्षेप लगाया गया कि आप महिलाओं को पीटते हो, क्योंकि महिलाओं को आगे रख के ये लोग
धांधली कर रहे थे टोले मॉब्स के अंदर। आरपीएफ को बोलना पड़ा उनको, रैपिड एक्शन वालों को, कि हुल्लड़ के अंदर, दंगों के अंदर पुलिस कार्रवाई करती है, और पुलिस कार्रवाई करती है वो जेंडर न्यूट्रल होती है। यह शब्द का प्रयोग किया गया है। शुभेंदु की सरकार बहुत सही चल रही है, सीधा बोल दिया है ये शांति दूतों को कि आप अपनी महिलाओं को लेके आओगे तो उनके भी पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे। शुद्ध भाषा में, सही भाषा में बोल दिया, पुलिस जेंडर न्यूट्रल होती है। पुलिस को उससे कोई लेना देना नहीं है कि आगे की रो में महिला है या पुरुष है। अगर आप कायदे का उल्लंघन कर रहे हो तो आपको मार पड़ेगा। और ये हावड़ा में, इसके साथ में 24 घंटे के अंदर हावड़ा स्टेशन के आजू बाजू जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, इलीगल एनक्रोचमेंट था, उसके ऊपर बुलडोजर्स चले, और ये बुलडोजर्स को तोड़ना ये भी एक मंशा है इनकी। ये चाहते हैं कि एक बारी ये बुलडोजर्स आए और उसके ऊपर हम धावा बोल दे, हल्ला बोल दे, और इनको काम न करने दे अपना। मगर ये रातों रात काम किया गया है। योगी बाबा की बुलडोजर की टेक्निक बहुत सही इस्तेमाल हुई है यहाँ पर। अंजू जी, मुझे तो लगता है कि शुभेंदु अधिकारी, हमारे योगी बाबा और हेमंतो बिश्व शर्मा का मिश्रण है। वो अपने आप को 6 महीने के अंदर वो दोनों का मिश्रण पुरवार करते हैं। तो एक तरफ जहां हेमंतो बिश्व शर्मा कहते हैं कि हम मियां भाई को उठा उठा के सरहद के उस पार फेंक देगा, और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं कि अनाधिकृत बांधकाम पे, अनाधिकृत कुछ भी बनाया गया है उस पे बुलडोजर तो चलेगा। अब देखने वाली ये बात है कि ये दो में से कोलकाता के अंदर, हावड़ा के अंदर, बर्धमान के अंदर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ज्यादा क्या होगा? बुलडोजर ज्यादा चलेंगे या सरहद के उस पार ज्यादा फेंके जाएंगे? तो ये कार्य तो शुरू हो गया है और हमें तकरीबन 2 महीने वेट करने पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल सर, सिलीगुड़ी में आप देखिए ना कि बहुत सारे बुलडोजर जो हैं वो उत्तर प्रदेश से गए हैं, कतारों की कतारें वहां पर गई हैं बुलडोजर की। तो पहले ही उनके हाथ पांव कांप गए हैं। और ममता के जमाने में तो जिस शांति दूत का जहां मन किया, जिस घुसपैठी और जिस रोहिंग्या का जहां मन किया वहां पर उन्होंने बस्ती बना ली। तो अब वो सारे के सारे अवैध अतिक्रमण जो है, घुसपैठ जो है वो हटाई जाएगी। तो पेट में दर्द ममता के होगा, वो कार्यकर्ताओं को उकसाएंगी और उनके हाथों में बीजेपी के झंडे ये लोग थमा देते हैं, तो दिखाने की कोशिश होती है कि तो बीजेपी वाले हैं जो बवाल कर रहे हैं। तो अब जब डंडे पड़ेंगे सर तब तो हिसाब बराबर होगा। लेकिन ये जो अभिषेक बैनर्जी है, अभी वीडियो बना बना के धमका रहा है, लोगों को भड़का रहा है, उसकी भी तो फाइल खुलेगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है ना कि उसकी जो कंपनी है लीप्स एंड बाउंड, उसमें 24 कंपनियां हैं। तो पैसा कहां से आया? जो इतनी 15 साल में उसने प्रॉपर्टी बनाई है, अब उसका भी कच्चा चिट्ठा खुलेगा, उसकी भी फाइल खुलेगी। वो तो बुरी तरह से फंसने वाला है। बुरी तरह से मतलब बहुत बुरी तरह से। ये अभिषेक बैनर्जी भाईपो बना, जब से ममता दी सत्ता पर आई तब से उसका उद्धार होना शुरू हो गया। पहले 5 सालों में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ में थे। तो अभिषेक बैनर्जी का उदय कहां से हुआ? शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी से अलग होना और इनका अभिषेक का उदय होना। पिछले 10 साल में अभिषेक बैनर्जी ने कितने करोड़ की संपत्ति बनाई? ये जो लैंड एंड जो शुभेंदु अधिकारी ने बात की है ना, क्योंकि उनको पूरा कच्चा चिट्ठा पता है उसका। 10 सालों में इन्होंने कहां कहां से पैसे ऐंठे हैं। देखिए, इंडस्ट्री तो थी नहीं, पश्चिम बंगाल के अंदर इंडस्ट्री तो थी नहीं, तो वो एक सोर्स तो बाकाफ हो जाता है।
तो पैसे बने कहां से? देखो, इलीगल स्मगलिंग, कैटल की हो, ड्रग्स की हेराफेरी हो, इलीगली लोगों को देश के अंदर डालना हो, वहीं से पैसे बनते थे। और टीएमसी, ऐसा कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी चलाती थी। अगर पश्चिम बंगाल का जीडीपी मान लेते हैं हम एक क्वार्टर ट्रिलियन का है, क्वार्टर 225 बिलियन का, तो ऐसा कहा जाता है कि कम से कम उसके आधे पैसे 2 नंबर से टीएमसी अपनी ब्लैक इकोनॉमी के द्वारा बनाता, इंडस्ट्री को वहां नहीं आने देगी। ऐसी स्थिति थी वहां पर जहां हमने देखा है कि किसी भी इंसान एक छोटा सा घर बांध रहा है तो उसके घर में टीएमसी के कार्यकर पहुंच जाते थे। वो बोलता था छोटा सा 3 रूम का घर बना रहा हूं, अच्छा 30 लाख का घर होगा, 3 लाख पहुंचा देना, हम आपको बोलेंगे वो कॉन्ट्रैक्टर से घर बनवाना, तो उसमें भी कमीशन। और लोगों के पास से उन्होंने जिस प्रकार से पैसे बनाए हैं, जो रास्तों के ऊपर टोल बनाए हैं, इलीगल टोल बनाए थे कि हर गली के नुक्कड़ के नाके पे जाके टीएमसी कार्यकर कोई बैठ जाता था, दादा 20 रुपया, दादा 30 रुपया। दुर्गा पूजा आती थी, दुर्गा पूजा में पंडाल में जाके बोलते थे घर घर में कि भाई 100, आपके यहाँ 40 फ्लैट है, हर एक फ्लैट का 1 लाख रुपए के हिसाब से 40 लाख पहुंचा देना, आप सबका खाना वहां होगा। खाना मिलता था, 1 लाख रुपए देने पड़ते थे। इस स्थिति के अंदर पश्चिम बंगाल के और कोलकाता के लोग रह चुके हैं। तो अभिषेक बैनर्जी का कच्चा चिट्ठा खोलना मुश्किल नहीं है, सब है शुभेंदु अधिकारी के पास, मगर लीगल तौर पे एक के बाद एक सभी चीजों को खोला जाएगा। हमें थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी, क्योंकि 15 साल का किया कराया 15 दिन में नहीं आएगा बाहर। उसके लिए कम से कम इस सरकार को 150 दिन देने पड़ेंगे, तभी जाके 15 साल का काला चिट्ठा हम खोल पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वैसे भी एफआईआर तो दर्ज हो ही गई है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, जो धमकियां उन्होंने गृह मंत्री को दी थी उसके मामले में भी एफआईआर दर्ज है, और कुछ मामले अभी आरजीकर का फाइल भी खुल रहा है, वहां पर भी फंसेंगे दोनों बुआ भतीजा। लेकिन फिलहाल तो जो विस्फोटक खुलासा हुमायूं कबीर की पार्टी ने किया है कि 100 करोड़ रुपए अकेले नंदीग्राम में आए थे, और उसने तो ये मांग की है कि अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किया जाए, पूछताछ की जाए। तो हो सकता है इस मामले में भी शुभेंदु अधिकारी बहुत जल्द जांच के आदेश दे दें, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इनकी फाइलें, इनके कच्चे चिट्ठे खोलने में लगे हुए हैं। तो देखते हैं इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं। लेकिन हिमांशु जी, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद।